बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम ख़ुतूत नवीसी के हवाले से पिछले 2-3 लेक्चर्स में मुबाहस करते रहे हैं। आज ख़ुतूत नवीसी के हवाले से तीसरा लेक्चर है और ये ख़ुतूत नवीसी के हवाले से आखिरी लेक्चर है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जो गुज़श्ता 2 लेक्चर्स हुए हैं उसमें मैंने आपको ख़त के मानी, मफ़ाहीम, इस्तिलाही मानी, उसकी अक़साम के बारे में बताया था। नीज़ ख़त कैसे लिखा जाए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसका बुनियादी ढांचा कैसे होना चाहिए और उसके बुनियादी ढांचे की नंबर कितने होते हैं, उसके मुतालिक बताया था। आज हम ख़त का जो नफ्स मज़मून है उसके मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। ख़त के नफ्स मज़मून से का मतलब ये है कि अलक़ाबात के बाद, अस्सलामु अलैकुम के बाद आप 2-3 पैराग्राफ या ज़ायद जब लिखते हैं तो वो कैसे होने चाहिए, उनकी तमहीद कैसे बांधी जाए, उसके नफ्स मज़मून कैसा हो, उसका इख्तितामिया कैसा होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि उसकी तमहीद, उसका इख्तितामिया बहुत अहमियत का हामिल होता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में आपको ये भी बताया जाएगा कि अलक़ाबात जो अलक़ाबात हैं वो किस तरह के होते हैं। दोस्तों को लिखते हैं ख़त तो उसके अलक़ाबात कैसे हों, अपने अजीज़ों को, अहबाब को लिखते हैं तो वो कैसे अलक़ाबात होने चाहिए। इसी तरह से जो सरकारी अफसरों के नाम आप लिखते हैं या अखबार के मुदीर के नाम आप लिखते हैं तो वो अलक़ाबात कौन से इस्तेमाल किए जाने चाहिए। चुनांचे आज के इस लेक्चर में हम यही चंद बातें ज़ेर बहस लाएंगे। आइए आज के इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपको मैं इससे पहले पेशानी, ये जो 3-4 चीज़ें इसके बारे में बता चुका हूँ। पेशानी से मुराद ये है कि जो ख़त के दाएं तरफ आप इम्तिहानी मरकज़ और तारीख़ लिखते हैं उसे पेशानी कहते हैं। अलक़ाब व आदाब से मुराद है, अलक़ाब व आदाब आप लिखते हैं जैसे प्यारे वालिद साहिब, किबला वालिद साहिब, प्यारे चचा जान, ये जो आप मुखातिब करते हैं, जो तख़ातुब के अल्फाज हैं उसे अलक़ाब व आदाब कहते हैं और जिसके बाद आप निदाया का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप नफ्स मज़मून वो लिखेंगे और आखिर में ख़ात्मा, वो आपको मैंने बताया था कि वस्सलाम लिखते हैं और उसके बाद आपका बेटा जो भी है अलिफ़ बे जीम लिखते हैं। इन 3 के बारे में बहस कर चुके हैं। आज हम आगाज़ या तमहीद के बारे में बात करते हैं। देखिए, आगाज़ या तमहीद, जब आप पहला जुमला अस्सलामु अलैकुम के बाद लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं आपका ग्रामी नामा मौसूल हुआ, आपका अहवाल नामा मौसूल हुआ। अल्लाह का, नंबर 2 पर मैंने लिखा है अल्लाह का शुक्र है आप खैरियत से हैं। ये ख़त पढ़कर इस बात से आगाही हुई कि अल्लाह के फजल व करम से आप खैरियत से हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आप लिख सकते हैं कि ख़त मिला और जब मालूम हुआ कि आप अल्लाह के फजल में हैं तो बहुत खुशी हुई। इसी तरह आगे आप लिख सकते हैं आपका तफसीली मकतूब कल मौसूल हुआ, जिसका एहसानमंद हूँ। उसके बाद आगे है कि बहुत दिन गुज़र गए हैं आपका अहवाल नामा नहीं मिला। जी, ये तब लिखते हैं कि जब आपको बहुत दिनों बाद ख़त मौसूल हुआ हो या अभी मौसूल ही ना हुआ हो और आप ख़त लिखने जा रहे हों तो फिर आप हल्की सी शिकायत कर देते हैं कि बहुत दिन गुज़र गए हैं आपका अहवाल नामा नहीं मिला। उसके बाद आगे आप लिख सकते हैं उम्मीद है
آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہاں تک جو ہے آپ اپنے دوستوں کو لکھتے ہیں، آپ اپنے والدین کو، احباب کو، عزیزوں کو، اس طرح کے جو جملے ہیں، تمہیدی جملے جو ہیں وہ آپ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو میں نے لکھا ہے اس میں جب آپ کسی آفیسر کو لکھتے ہیں، گویا کہ وہ خط بھی ہوتا ہے اور ایک دوسرے الفاظ میں وہ خط کے ساتھ ساتھ درخواست بھی ہوتی ہے، تو آپ لکھتے ہیں کہ مؤدبانہ گزارش ہے، یا آپ لکھتے ہیں نہایت ادب سے گزارش ہے۔ ان تمہیدی جملوں سے آپ آغاز کرتے ہیں۔ نہایت ادب سے التماس ہے یا ملتمس ہوں۔ اس کے بعد آپ 8ویں نمبر پر میں نے لکھا ہے، جب آپ کسی اخبار کو لکھتے ہیں، اخبار کے مدیر کو لکھتے ہیں، تو آپ کو جو جملہ لکھیں گے وہ آپ لکھیں گے آپ کے موقر جریدے کی وساطت سے میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ موقر قابل قدر جریدہ اخبار کی وساطت سے کے ذریعے میں آپ کی توجہ ایک نہایت اہم مسئلہ جو ہے اس کی جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ آپ جو ہے اس طرح کا لکھیں گے جب آپ کسی اخبار کے ایڈیٹر کو لکھتے ہیں، اور جب یہ اسی طرح کا آپ کتابیں منگوانا چاہتے ہیں تب بھی آپ لکھیں گے اس کے مدیر کو کہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ مجھے یہ کتابیں ارسال فرما دیں۔ یہ تو عزیز طلبہ و طالبات یوں سمجھیے کہ یہ آغاز یہ تمہید تھی۔ اس کے بعد اب دیکھیے اصل مدعا کی طرف آئیے اور دیکھیے 2-3 اقتباسات میں اصل مدعا بیان کیا جائے، اصل مقصد بیان کیا جائے، مدعا کہتے ہیں مقصد، وہ بیان کیا جائے گا۔ اور یہ اصل میں آپ کا اصل مدعا ہے، اصل جو مقصد ہے، آپ وہ 2-3 جملوں کے اندر بیان کر دیں گے۔ یعنی کہ عزیز طلبہ و طالبات، آپ 2-3 جملوں کے اندر 2-3 اقتباسات میں بعض اوقات 1 صفحہ اور بعض اوقات 2 صفحات کے اندر اپنے خط کے لکھنے کا اصل مقصد بیان کرتے ہیں۔ آپ والدہ کی خیریت دریافت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بعد اپنے والد کو لکھتے ہیں کہ والدہ کی صحت کیسی ہے، میں اس کے بارے میں فکر مند ہوں، ازراہ کرم آپ مجھے میری والدہ کی خیریت کے بارے میں لکھ بھیجیں۔ یا اگر آپ اپنے امتحان کے بارے میں اپنے والد کو بتانا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے دوست کو خط لکھ رہے ہیں کہ وہ چھٹیاں آپ کے پاس آ کے گزارے، تو جو اصل مدعا ہوگا، جو اصل مقصد ہوگا جس کے لیے آپ نے خط لکھا ہے، اس کے بعد 2-3 اقتباسات میں 2-3 پیراگرافز کے اندر آپ اپنا اصل مدعا جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اصل مدعا بیان کرنے کے بعد آگے آپ دیکھیے آپ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، اور اختتام کی طرف آپ جاتے ہیں، اور جب آپ نے اپنے 2-3 اقتباسات میں اصل جو بات لکھنی ہے وہ لکھ دی، تو آپ اختتامیہ کلمات ایسے نہیں کرتے کہ آپ نے بس وہ 2-3 اقتباسات لکھ دیے اور لکھ کر چھوڑ دیا، نہیں، آپ نے اختتام کرنا ہوتا ہے، اور اختتام کے لیے کچھ مخصوص جملے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ اپنی پسند کے مطابق بھی لکھ سکتے ہیں، آغاز کے بارے میں بھی اور اسی طرح اختتام کے بارے میں بھی آپ اپنی پسند کے حوالے سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تاہم میں یہاں پر آپ کو کچھ جملے ایسے بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کسی اپنے خط کے اختتام پر لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ لکھ سکتے ہیں اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ کرے آپ خیریت سے ہوں، آپ کی باخیریت واپسی کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو کوئی عزیز کسی باہر کے ملک میں گیا ہوا ہو یا دوسرے شہر میں موجود ہو ملازمت کے سلسلے میں یا کسی اور سلسلے میں، تو اس وقت آپ یہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ لکھیں گے امید ہے آپ میرے خط کا جواب جلد عنایت فرمائیں گے، یہ آخری جملہ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح محترمی امید ہے آپ میری گزارشات پر غور فرماتے ہوئے اسے اپنے اخبار میں جگہ دیں گے۔ جب آپ اپنے کسی اخبار کے مدیر کو لکھتے ہیں تو اس وقت آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے
आप इख्तिताम में लिख सकते हैं आपकी ऐन नवाजिश होगी। इसी तरह आप लिख सकते हैं बड़ों को सलाम और छोटों को प्यार। जब आप अपने किसी बहुत ही करीबी अजीज़ को लिखते हैं तो तब आप आखिर में इख्तितामी जुमलों में ये लिख सकते हैं। इसी तरह आप लिख सकते हैं अम्मी अब्बू को सलाम, या बाजी को सलाम, या छोटे भाई को प्यार। तो ये वो जुमले हैं जो कि किसी ख़त के इख्तिताम पर आप लिखते हैं। इस ख़त के अंदर अज़ीज़ तलबा व तालिबात एक और नहायत अहम हिस्सा है, वो है अलकाबात। जैसा कि जैसे मैंने आपको पेशानी के बाद अलकाब व आदाब के बारे में बताया था, जैसे प्यारे अब्बू और उसके बाद आप निदाइया लगाते हैं तो मुख्तलिफ़ जो लोग हैं उन्हें मुख्तलिफ़ अलकाबात उनके लिए उनका मुख्तलिफ़ अंदाज़ तख़ातुब होता है जो आप इस्तेमाल में लाते हैं और मुख्तलिफ़ लोगों को आप उससे पुकारते हैं। तो मैंने कुछ उसमें से जो मुखातब करने वाले अल्फाज हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आप कोशिश कीजिए इन्हें ज़हन नशीन कर लीजिए। अगर आप वालिद मोहतरम को ख़त लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं किबला वालिद साहिब, और उसके बाद निदाइया लगाएंगे। ये कॉमा मैंने इसलिए लगाया कि बहुत से अलकाबात हैं तो उनके दरमियान मैंने कॉमा लगाया है, वरना जब आप ख़त के अंदर लिखेंगे तो वहाँ पर आप निदाइया लगाएंगे। किबला वालिद साहिब निदाइया। अगर आप अपने उस्ताद को लिख रहे हैं उस्ताद मुकर्रम व मोहतरम, या उस्ताद मोहतरम व मुकर्रम, सिर्फ़ आप उस्ताद मुकर्रम भी लिख सकते हैं या सिर्फ़ उस्ताद मोहतरम भी लिख सकते हैं। इसी तरह प्यारे भाई, जब आपके बराबर का भाई हो, अगर छोटा भाई है आपसे ज़्यादा छोटा है तो फिर आप अज़ीज़ हम लिख सकते हैं। अपनी बहन के नाम ख़त लिख रहे हैं तो आप प्यारी हमशीरा, आप जो है ये प्यारी हमशीरा ये लक़ब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह दोस्त के लिए अज़ीज़ दोस्त, या सिर्फ दोस्त भी लिख सकते हैं या दोस्त का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं शहला, जैसे कि आप लिख सकते हैं सलमा, या कोई भी जो है नाम आप लिख सकते हैं उम्मे कलसूम, यानी कि इस तरह के आप जो है नाम है लिख सकते हैं। आशिर, सुल्तान, कोई भी जो है आप नाम वहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह जब आप अखबार यहाँ पर एक और सहेली है तो प्यारी सहेली भी जो है वो भी आप लिख सकते हैं। आप ये लड़कियाँ अपने दोस्तों की प्यारी सहेली लिख सकती हैं, सिर्फ सहेली भी लिख सकती हैं। इसी तरह जब आप अखबार के नाम लिखते हैं तो वहाँ पर आप लिखेंगे बखिदमत जनाब मुदीर आला, आप ये लिख सकते हैं। या फिर आप अगर मुकम्मल बेहतर ज़रा और भी बेहतर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बखिदमत जनाब मुदीर आला रोज़नामा। मुदीर आला के बाद निदाइया आएगा, फिर रोज़नामा दुनिया, या रोज़नामा जंग, या रोज़नामा एक्सप्रेस, या रोज़नामा नवाए वक्त, इन्वर्टेड कामाज उस पर डालते हैं, आखिर में लाहौर लिखते हैं और फुल स्टॉप लिखते हैं। इसी तरह अगर आप किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अगर आप वापडा वालों को कोई एप्लीकेशन ख़त लिखना चाहते हैं तो बखिदमत जनाब SDO साहिब, बखिदमत जनाब एक्सियन साहिब। आगे आप महकमा बरकियात जो भी जिसको लिखना चाहें इलाके का नाम लिख देंगे। इसी तरह अगर आप किसी पुलिस वाले को लिखना चाहते हैं, पुलिस ऑफिसर को लिखना चाहते हैं तो बखिदमत जनाब सुपरिटेंडेंट पुलिस आप उसको लिखेंगे। आप इसी तरह से बाज़ औक़ात आपने किताबें मंगवानी होती हैं तो किताबों के लिए जब आप लिखते हैं तो मुकर्रमी जनाब मैनेजर साहिब, उसके बाद निदाइया रोमेल पब्लिशर्स कॉमा कमेटी चौक कॉमा रावलपिंडी। तो ये जो है इस तरह से आप जो है किताबें मंगवानी हो तो आप इस तरह के अलकाबात इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर चचा को लिखना है तो प्यारे चचा जान। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के अलकाबात जो हैं अज़ीज़ तलबा व तालिबात मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिए हैं। अगर आप इन अलकाबात को ज़हन नशीन कर लें तो कोई भी ख़त आ जाए आप वहाँ पर आपको पता होगा कि आपने कौन सा अपने अलकाब या लक़ब इस्तेमाल करना है। चुनांचे आपने वहाँ पर वो जो अंदाज़ तख़ातुब का लफ्ज़ है वो आप बयान कर लेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में मैंने आपको जो नफ्स मज़मून है जो 6 नंबर का या 5 नंबर का होता है उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश की है। आप अपनी मर्ज़ी से
اس سے بھی بہتر جو اختتام ہے یا جو اس کی ابتدا ہے، یہ تمہید ہے، اس کے جملے لکھ سکتے ہیں۔ آپ القابات اس سے بہتر لکھ سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے۔ آپ اس کے بار بار لکھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یاد رکھیں عزیز طلباء و طالبات، خط کی جو زبان ہے وہ سلیس ہونی چاہیے۔ آسان زبان میں خط لکھیں، مشکل زبان میں نہ لکھیں، کیونکہ اگر مشکل زبان میں آپ خط لکھیں گے تو آپ سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ خط کی املا غلط نہ ہو، لفظ درست ہونے چاہیے، جملے چھوٹے لکھیں۔ جب آپ بڑے بڑے جملے لکھیں گے تو زیادہ غلطی ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ اسی طرح خط کے اندر جو رموز اوقاف ہے، رموز اوقاف پنکچویشن جس انگلش میں کہتے ہیں، ان کا بھی آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے۔ جہاں پر فل سٹاپ یا ختمہ آئے، جہاں پر کوما یا سکتہ ہے، جہاں پر ندائی آنا ہے، جہاں پر عیسوی آنا ہے، یہ آپ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ وہاں پر لکھنے ہیں۔ نفس مضمون کے اندر کوما اور جو فل سٹاپ ہے یعنی ختمہ اور سکتہ، یہ بار بار آئیں گے تو آپ نے ان کا بہرحال خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ نے رموز اوقاف کا مکمل خیال رکھا، اگر آپ نے القابات کا صحیح خیال رکھا، خط کا جو ڈھانچہ ہے، بنیادی ڈھانچہ، اسے بالکل درست طریقے سے لکھا اور 2-3 پیراگراف نفس مضمون کے بنا دیے، املا ٹھیک لکھی، خوش خطی کے ساتھ خط لکھا، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں عزیز طلباء و طالبات کہ آپ کے پیپر کا یہ وہ سوال ہے جس میں سے آپ 10 نمبر بہت آسانی سے لے سکتے ہیں۔ امید ہے خط کے حوالے سے یہ لیکچرز آپ کو پسند آئے ہوں گے اور آپ کو خط لکھنے میں آسانی ہو گئی ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔